हाय, आई एम डॉक्टर अरुणा कालरा और आज हम डीबंक करेंगे कॉमन मिथ्स अराउंड इनफर्टिलिटी एंड आईवीएफ। Welcome to another episode of Triad Debunks. Today we have with us renowned gynecologist, obstetrician and author Dr. Aruna Kalra. इनफर्टिलिटी हमेशा औरतों की प्रॉब्लम होती है, ये बिल्कुल गलत है। इनफर्टिलिटी 50% चांसेस औरतों की वजह से और 50% चांसेस मेल्स की वजह से होती है। इनफर्टिलिटी का कोई क्योर नहीं है, ये एक मिथ है। 90% ऑफ टाइम कोई भी डायग्नोसिस बनाने के बाद we can treat your infertility and you can have your own child. And today she will be debunking all the myths about infertility and IVF. Triad Debunks. तो शुरू करते हैं। यंग कपल्स को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम नहीं हो सकती, ये एक मिथ है। यंग कपल्स को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज या पेल्विक इन्फेक्शन की वजह से ट्यूबल ब्लॉकेज हो सकता है, या फिर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस या पीसीओडी की वजह से भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। एंडोमेट्रियोसिस एक बहुत नई बीमारी है जिसकी वजह से आपको इनफर्टिलिटी हो सकती है। और एक रॉन्ग लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, अल्कोहल, टाइम से सोना नहीं या एक्सरसाइज ना करने से भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है और उसकी वजह से मेल और फीमेल दोनों तरीके की इनफर्टिलिटी हो सकती है। लंबे समय तक बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने से इनफर्टिलिटी के चांसेस होते हैं, ये एक मिथ है। बर्थ कंट्रोल पिल्स बहुत ही सेफ होती हैं, ये 100% इफेक्टिव और 100% रिवर्सिबल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन होते हैं। और बर्थ कंट्रोल पिल्स आपकी ओवरीज को रेस्ट देती हैं और जिस दिन आप बर्थ कंट्रोल पिल्स लेना छोड़ देते हैं, अगले ही महीने आपकी फर्टिलिटी रिवर्स हो जाती है। इनफर्टिलिटी हमेशा औरतों की प्रॉब्लम होती है, ये बिल्कुल गलत है, ये एक मिथ है। इनफर्टिलिटी 50% चांसेस औरतों की वजह से और 50% चांसेस मेल्स की वजह से होती है। फीमेल्स में इनफर्टिलिटी बिकॉज ऑफ पेल्विक इन्फेक्शन, फाइब्रॉइड्स, एंडोमेट्रियोसिस या पीसीओडी की वजह से हो सकती है। तो 50% मेल जो कंट्रीब्यूट करते हैं इनफर्टिलिटी में, वो सीमन एनालिसिस रॉन्ग होने में, स्पर्म मोटिलिटी खराब होने में, या फिर स्मोकिंग की वजह से या लाइफस्टाइल की वजह से इम्पोटेंसी होने की वजह से भी हो सकती है, या बचपन में मम्स या मीजल्स जैसी बीमारियों से स्पर्म प्रोडक्शन खत्म होने की वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है। टाइट अंडरवेयर मेल फर्टिलिटी को इम्पैक्ट नहीं करते हैं। अगर आप टाइट सिंथेटिक अंडरगारमेंट्स पहनते हैं तो आपकी स्पर्म की मोटिलिटी और मोफोलॉजी कम हो जाती है और इनफर्टाइल होने के बहुत चांसेस होते हैं। टेस्टिकल्स या स्क्रोटम किसी वजह से शरीर के बाहर रखा गया है जिससे कि वो कूल एनवायरनमेंट में रहे। अगर वो बॉडी के अंदर होगा तो हीटेड एनवायरनमेंट में स्पर्म्स की मोटिलिटी और मोफोलॉजी दोनों कम हो जाती है। इसीलिए सिंथेटिक टाइट अंडरगारमेंट्स, सोना और जकूजी बाथ लेने से मेल फर्टिलिटी कम हो जाती है। इंडियन women cannot get pregnant after 30 years, ये भी एक मिथ है। हाँ, ये कह सकते हैं कि आजकल की यंगर जेनरेशन बिकॉज ऑफ रॉन्ग लाइफस्टाइल दे आर गेटिंग हार्मोनल इम्बैलेंस। पीसीओडी भी बढ़ रहा है, एंडोमेट्रियोसिस भी बढ़ रहा है, बहुत सारे लोगों को पेल्विक इन्फेक्शंस भी बहुत हो रहे हैं बिकॉज ऑफ मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स। ये कहना कि 30 के बाद प्रेग्नेंट होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, गलत होगा, क्योंकि एज सुन एज यू चेंज योर लाइफस्टाइल, स्मोकिंग बंद करते हैं, डिसिप्लिन लाइफस्टाइल स्टार्ट हैं, बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यूज करते हैं, वैक्सीनेशन लगवाते हैं पेल्विक इन्फेक्शन के लिए और हार्मोनल इम्बैलेंस को करेक्ट करते हैं, तो आपके चांसेस फर्टिलिटी के या प्रेग्नेंट होने के बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो एक मिथ है कि 30 के बाद आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। विद गुड लाइफस्टाइल and with good preventive health care you can definitely conceive after the age of 30. इनफर्टिलिटी और स्ट्रेस का कोई रिलेशन नहीं है। इनफर्टिलिटी और स्ट्रेस का एब्सोल्युटली डायरेक्टली एक रिलेशन है। अगर आप स्ट्रेस्ड हैं तो आपको हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, आपके हार्मोन्स बढ़ जाएंगे, जैसे प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ गया, आपके थायराइड हार्मोन बढ़ जाएंगे और थायराइड इम्बैलेंस हो जाएगा, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा और ये सभी हार्मोन आपके एग को रिलीज नहीं होने देंगे या आपका ओव्यूलेशन नहीं होने देंगे। तो इफ यू आर स्ट्रेस्ड, your chances of fertility या conception reduces. An irregular menstrual cycle causes infertility in the long run. Yes,
दिस इज एब्सोल्युटली अ फैक्ट। अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इरेगुलर हैं तो इसका मतलब या तो आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, थायराइड, प्रोलैक्टिन या इंसुलिन रेजिस्टेंस या पीसीओडी है, या फिर आपको यूट्रस का इन्फेक्शन है, एंडोमेट्रियोसिस भी हो सकता है, यूट्राइन पॉलिप या यूट्राइन फाइब्रॉइड्स भी हो सकते हैं। ये सभी कारण आपकी फर्टिलिटी को कम करते हैं और आपको कंसीव करने में मुश्किल कर सकते हैं। तो जब तक हम इन सब कारणों का ट्रीटमेंट नहीं करते और अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स को रेगुलर नहीं करते हैं तो हमें कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है। इनफर्टिलिटी का कोई क्योर नहीं है। इनफर्टिलिटी 50% मेल कारणों की वजह से होती है और 50% फीमेल कारणों की वजह से होती है। हमें दोनों ही पार्टनर्स का वर्कअप करना है, इन्वेस्टिगेशंस करनी है और जब हमें कोई कारण समझ में आता है तो उसे ट्रीट करना है। कोई भी डायग्नोसिस बनाने के बाद उसका ट्रीटमेंट करते ही आप नेचुरली कंसीव हो सकते हैं। अगर आपको कुछ ऐसी डायग्नोसिस बनी जिसकी वजह से नेचुरल कंसेप्शन इज नॉट पॉसिबल तो आपको डॉक्टर IUI या IVF की सलाह देंगे, और अगर आपका यूट्रस हेल्दी नहीं है तो आप सरोगेसी के लिए भी जा सकते हैं। अगर आपको इनफर्टिलिटी है और आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो इनफर्टिलिटी का क्योर है और आप दोनों पार्टनर्स को डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपनी डायग्नोसिस बनवानी है एंड वी कैन ट्रीट योर इनफर्टिलिटी and you can have your own child. ओबेसिटी की वजह से इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। Yes, this is a fact. अगर आपका BMI हाई है, अगर आपका वेट ज्यादा है तो आपको हार्मोनल इम्बैलेंस होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है और PCOD के चांसेस बढ़ जाते हैं, और आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 साल में 8 से कम हो जाती है, या फिर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाती है, हर 15 दिन में या हर 50 दिन में आना शुरू हो जाती है। अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल से रेगुलर है तो इसका मतलब ये है कि आपका एग रिलीज नहीं हो रहा, आप ओव्यूलेट नहीं कर रहे, और अगर आप ओव्यूलेट नहीं कर रहे तो आप कैसे कंसीव करेंगे। अगर आप ओबीस हैं और अगर आपका BMI हाई है तो आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करिए और रेगुलर एक्सरसाइज का रूटीन फॉलो करिए। एज सुन एज यू स्टार्ट फॉलोइंग अ रेगुलर एक्सरसाइज रूटीन आपका PCOD इवेपोरेट हो जाता है और आपकी साइकिल्स रेगुलर हो जाती हैं, और जैसे ही आपकी साइकिल्स रेगुलर होती हैं आप ओव्यूलेट करने लगते हैं और इमीडिएटली कंसेप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। HPV वैक्सीनेशन से इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। दिस इज एब्सोल्युटली मिथ, ये बिल्कुल गलत है। HPV वायरस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस है जो कि बॉयज और गर्ल्स दोनों को अफेक्ट कर सकता है। गर्ल्स में ये वल्वल, विजाइनल या सर्वाइकल कैंसर या जेनाइटल वॉर्ट्स कर सकता है, और बॉयज में ये ओरल, पिनाइल और जेनाइटल वॉर्ट्स या कैंसर कर सकता है। हमें अपने बच्चों को HPV वायरस के अगेंस्ट वैक्सीनेशन देना ही चाहिए। 10 से 15 साल के बॉयज और गर्ल्स दोनों को 2 डोजेस HPV वैक्सीनेशन की लगती है, 1 डोज और 6 महीने के बाद दूसरी डोज। लेकिन अगर हम 15 साल से पहले मिस कर गए हैं तो 15 से 27 साल के बीच में 3 डोज HPV वैक्सीनेशन के लगते हैं, 0, 2 and 6 months. This vaccination does not affect our fertility. Smoking से fertility में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये एक मिथ है, ये बिल्कुल गलत है। स्मोकिंग मेल और फीमेल फर्टिलिटी दोनों को अफेक्ट करता है। मेल्स में स्मोकिंग करने से स्पर्म की मोटिलिटी और मोर्फोलॉजी दोनों अफेक्ट होती हैं और वो कम हो जाती हैं। ऐसे ही फीमेल्स में अगर वो स्मोक करती हैं तो ओव्यूलेशन होना बंद हो जाता है, आपके एग की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों कम हो जाती हैं। तो स्मोकिंग से मेल और फीमेल दोनों की फर्टिलिटी अफेक्ट होती है और दोनों की फर्टिलिटी कम हो जाती है। IVF से 100% बेबी होने की गारंटी होती है, नहीं, ये एक मिथ है, ये बिल्कुल गलत है। सक्सेस ऑफ IVF डिपेंड्स अपॉन एज ऑफ पेरेंट्स, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट वाज द डिजीज और हमें IVF की जरूरत क्यों पड़ी। तो ये नहीं, बिल्कुल भी गलत है कि अगर आप IVF कराने जा रहे हैं तो आपको 100% बेबी हो जाएगा। इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन योर डिजीज एंड योर एज। IVF का ट्रीटमेंट पेनफुल होता है, नहीं, ये एक मिथ है। IVF का ट्रीटमेंट फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है, साइकोलॉजिकली टैक्सिंग भी हो सकता है, मगर IVF के इंजेक्शंस, एग रिट्रीवल या एम्ब्रियो ट्रांसफर पेनफुल नहीं होता है। डोंट वरी। IVF सिर्फ अमीर लोग अफोर्ड कर सकते हैं, ये एक मिथ है, ये बिल्कुल गलत है। IVF एक कॉस्टली अफेयर है, मगर अभी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज इनफर्टिलिटी को कवर कर रही हैं और बहुत सारे IVF सेंटर
आपको मंथली EMI ऑफर करते हैं। अगर आपको बायोलॉजिकली या नेचुरली कंसीव नहीं हो पा रहा है, नाउ इज द बेस्ट टाइम यू कैन अफोर्ड IVF थ्रू हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स और मंथली EMI स्कीम्स। IVF से पैदा हुए बच्चे वीक होते हैं, ये एक मिथ है। IVF में हम आपका स्पर्म और आपका एग लेकर एम्ब्रियो बाहर बनाते हैं और उस एम्ब्रियो को आपके यूट्रस में ट्रांसफर कर देते हैं। वो बिल्कुल हेल्दी बच्चे होते हैं, उनमें कोई एब्नॉर्मैलिटी नहीं होती है और उन्हें चेक किया जाता है क्रोमोसोमली कि वो बिल्कुल हेल्दी हैं। तो ये एक मिथ है कि IVF से हुए बच्चे वीक होते हैं। IVF के हार्मोन्स लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स दे देते हैं, ये एक मिथ है। IVF के हार्मोन्स अगले ही महीने आपकी बॉडी से निकल जाते हैं और इनका आपकी हेल्थ पर कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं होता है। सिर्फ बेबी बॉय चाहिए तो IVF करना चाहिए, ये एक मिथ है। ये बहुत ही रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है। जितने चांसेस बेटा या बेटी होने के नेचुरल कंसेप्शन में होते हैं, उतने ही चांसेस बेटा या बेटी होने के IVF कंसेप्शन में भी होते हैं। ये एक गलत नोशन है कि अगर आपको बेटा चाहिए तो IVF के लिए जाना चाहिए। A man who ejaculates is not infertile. It's a myth. Ejaculation does not mean that you are fertile. Even if you are able to ejaculate, अगर आप ejaculate कर भी लेते हैं तो भी आपके sperm immotile भी हो सकते हैं और abnormal भी हो सकते हैं। Infertility सिर्फ एक psychological issue है। It's a myth. Infertility is a real problem. It is because of male factor or because of female factor. It can be because of ovarian disease, disease in uterus or fallopian tube. It is a taxing disease. It is really frustrating, but it's not a psychological disease. It is a real disease. It's a real issue. I hope with this episode we could bust some myths around IVF and infertility. If you want to discuss more about this topic and if you have questions, we would be happy to answer. Please write your questions in comment box. अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।